एक घर जो कुछ दिन पहले शादी गाने से गूंज रहा था, अब वहाँ सिर्फ चीखें और रोना सुनाई देता है। एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय, एक नॉर्मल सा पार्सल और ऊपर लिखा होता है फ्रॉम अ वेल विशर। सिर्फ 3 लोग घर के अंदर थे, सौम्या, उसकी नई दुल्हन रीमा और उसकी दादी। और उसी सेकंड एक वाइट लाइट आती है, एक डिफीटिंग ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये किया किसने, और उसने 8 महीने पहले सौम्या को कॉल करके धमकी भी दी थी। ये कोई हैंड रिटन नोट नहीं था जिसमें इमोशंस रॉ होते हैं। ये एक केयरफुली ड्राफ्टेड कंप्यूटर टाइप लेटर था। और फिर उन्होंने एक नाम लिया, कुंजीलाल महर। ये नाम इन्वेस्टिगेशंस के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। सोचो, एक छोटा सा शहर पटनागढ़, जहाँ हर घर एक दूसरे को जानता है, जहाँ शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, पूरे मोहल्ले का फंक्शन होता है। इसी शहर में रहता था एक रिस्पेक्टेड और वेल एजुकेटेड परिवार, साहू फैमिली। इस फैमिली का सबसे बड़ा नाम था सौम्य शेखर साहू, एक यंग, इंटेलिजेंट और सॉफ्ट स्पोकन लड़का जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था। कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हुए भी सौम्य अपनी रूट्स नहीं भूला था। हर फेस्टिवल, हर इम्पॉर्टेंट मोमेंट पर वो पटनागढ़ लौट आता था। उसके लिए फैमिली सबसे पहले थी। सौम्या के फादर एक डिसिप्लिन्ड और हार्ड वर्किंग इंसान थे। ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते थे, लेकिन पूरे घर की बैकबोन थे। सिंपल लाइफस्टाइल, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना ही उनका सबसे बड़ा गोल था। उनकी माँ एक कॉलेज प्रिंसिपल थी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी मेहनत से रिस्पेक्ट और पोजीशन दोनों अर्न की थी। कॉलेज में उनका नाम अथॉरिटी और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था। और इस फैमिली का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी सौम्या की बहन। वो भी वेल एजुकेटेड थी और अपनी लाइफ में सेटल होने की डायरेक्शन में थी। एक इंडिपेंडेंट और अंडरस्टैंडिंग लड़की जो अपने भाई के बहुत क्लोज थी। दोनों भाई बहन का बॉन्ड स्ट्रांग था। नॉर्मल नोक-झोंक, हंसी मजाक और एक दूसरे के लिए जेन्युइन केयर। जब सौम्या की शादी फिक्स हुई तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उसकी बहन ही थी। प्लानिंग, शॉपिंग, अरेंजमेंट, सब में उसने फुल इन्वॉल्वमेंट लिया। ये एक ऐसा परिवार था जहाँ हर मेंबर एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड था। अब एंट्री होती है लड़की की, रीमा, एक सिंपल, वेल एजुकेटेड और डिसेंट बैकग्राउंड से आई हुई लड़की। उसका परिवार भी वैल्यूज़ और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने वाला था। मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। रीमा बचपन से ही सीधी, शांत और समझदार लड़की थी। ज़्यादा फ्लैशी नहीं, लेकिन ग्राउंडेड पर्सनैलिटी। जब सौम्या के लिए रिश्ता आया, दोनों फैमिलीज़ ने एक दूसरे के बारे में पूरी इंक्वायरी की। बैकग्राउंड, एजुकेशन, नेचर और सब कुछ परफेक्टली मैच करता था। ये कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं थी जहां दोनों पहले से रिलेशनशिप में हो। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। लेकिन जब सौम्या और रीमा पहली बार मिले, एक अजीब सा कंफर्ट फील हुआ। पहली मीटिंग थोड़ी ऑकवर्ड थी, हल्की सी स्माइल्स, बेसिक क्वेश्चंस, आप क्या करते हो, फ्यूचर प्लान्स क्या है। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत नेचुरल होने लगी। दोनों ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग थे, इसलिए उनके बीच एक साइलेंट कनेक्शन बिल्ड हो गया। दोनों फैमिलीज ने डिसाइड कर लिया ये रिश्ता परफेक्ट है। 18 जनवरी 2018 पटनागढ़ एक सेलिब्रेशन मोड में था। साहू फैमिली का घर लाइट से सजा हुआ था, ढोल बज रहे थे, रिलेटिव्स आ रहे थे, लाफ्टर हर तरफ घूम रहा था। सौम्या दूल्हा बना, रीमा दुल्हन, और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सौम्या की बहन हर फंक्शन में फ्रंट पर थी, कभी डांस करते हुए, कभी अरेंजमेंट्स देखते हुए, कभी अपने भाई को टीज करते हुए। दादी खुश थी, माँ प्राउड थी, फादर साइलेंटली सब देखकर स्माइल कर रहे थे। ये एक परफेक्ट फैमिली मोमेंट था जहाँ सब कुछ सही लग रहा था। शादी के बाद वो दिन जब घर थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन गिफ्ट्स और मेमोरीज बाकी रहती हैं। हर रूम में गिफ्ट बॉक्सेस पड़े थे, कलरफुल रैपिंग पेपर्स, रिबन कार्ड्स और हर गिफ्ट के साथ एक क्यूरियोसिटी। सौम्या कुछ दिन और पटनागढ़ में रुक गया था बिफोर वापस बेंगलुरु जाने के लिए, ताकि वो अपनी नई शादी के मोमेंट्स फैमिली के साथ एंजॉय कर सके। उसकी बहन कभी गिफ्ट्स अरेंज कर रही थी, कभी रीमा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। घर में एक सुकून था, एक नई लाइफ की शुरुआत का फील।
23 फरवरी 2018 की सुबह पटना घर का एक नॉर्मल सा दिन था। शादी को सिर्फ 5 दिन हुए थे और साहू फैमिली धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में लौट रही थी। सौम्या शेखर साहू की बहन जो इंडिया से बाहर रहती थी, शादी अटेंड करने के लिए स्पेशली आई थी, लेकिन अब उसे वापस जाना था। उसका रिटर्न जर्नी प्लान था और उसके फादर उसे छोड़ने के लिए दिल्ली गए हुए थे ताकि वहां से वो फ्लाइट ले सके। घर की एक स्ट्रॉन्ग पिलर सौम्या की माँ उस दिन अपने कॉलेज गई हुई थी क्योंकि उनकी ड्यूटी थी और शादी के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रुकती नहीं। इस तरह एक वक्त पर पूरा घर ऑलमोस्ट खाली हो गया था। सिर्फ 3 लोग घर के अंदर थे, सौम्या, उसकी नई दुल्हन रीमा और उसकी दादी। घर में एक अजीब सा सुकून था, वो शादी के बाद वाली थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी साइलेंट। टेबल पर गिफ्ट्स अभी भी पड़े थे, कलरफुल बॉक्सेस, रिबन्स, रैपिंग पेपर्स, कुछ खुल चुके थे, कुछ अभी बाकी थे। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक कॉरियर, एक नॉर्मल सा डिलीवरी बॉय, एक नॉर्मल सा पार्सल और ऊपर लिखा होता है फ्रॉम अ वेल विशर। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन शादी के बाद ऐसे गिफ्ट्स कॉमन होते हैं, इसलिए सौम्या कैजुअली पार्सल अंदर ले आता है। सीन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे किसी फिल्म का काम मोमेंट होता है बिफोर समथिंग टेरिबल हैपन्स। सौम्या हल्का सा स्माइल करता है, रीमा उसके पास खड़ी होती है, दादी दूर से देख रही होती है। शायद किसी ने सोचा होगा किसने भेजा होगा, शायद रीमा ने हल्का सा मजाक भी किया होगा, आपके फ्रेंड्स का होगा। और फिर सौम्या सीजर उठाता है, टेप कट करता है, धीरे धीरे बॉक्स ओपन करता है और उसी सेकंड एक वाइट लाइट आती है, एक डिफीटिंग ब्लास्ट होता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त एक सेकंड के लिए रुक गया और फिर सब कुछ टूट गया। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि पूरा घर हिल गया, दीवारों में क्रैक्स आ गए, विंडोज टूट गए और आसपास के लोगों को लगा जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। घर के अंदर धुआं भर गया, एक ऐसी आवाज़ जो कानों में गूंजती रह जाए। जब ब्लास्ट के बाद कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ साइलेंट होता है तो रियलिटी सामने आती है। सौम्या शेखर साहू, जो अभी एक सेकंड पहले जिंदा था, जमीन पर गिरा होता है, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल साइलेंट। उनकी दादी जो थोड़ी दूर खड़ी थी वो भी इस ब्लास्ट का शिकार हो चुकी होती हैं और रीमा जो बिल्कुल पास थी वो बेहोशी की हालत में नीचे गिरी होती हैं, बुरी तरह से इंजर्ड होती हैं, शॉक में समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ। बाहर के लोग दौड़ते हुए अंदर आते हैं, पड़ोसी लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर का सीन देखकर सब जैम हो जाते हैं। एक घर जो कुछ दिन पहले शादी गाने से गूंज रहा था, अब वहाँ सिर्फ चीखें और रोना सुनाई देता है। लोग तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं, रीमा को हॉस्पिटल लिया जाता है, लेकिन सौम्या और उनकी दादी को नहीं बचाया जाता है। सोचो, अगर उस दिन सौम्या के फादर और बहन भी घर पर होती, अगर माँ कॉलेज ना गई होती, तो शायद ये ट्रेजेडी और भी बड़ी होती। एक पल का टाइमिंग, एक छोटा सा कोइंसिडेंस और कुछ लोग बच गए, लेकिन जिनके लिए ये गिफ्ट आया था उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और सबसे डरावनी बात, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसा मर्डर था जो गिफ्ट के रूप में प्लान किया गया था और जिसने ये भेजा था वो कोई अनजान नहीं बल्कि उन्हीं लोगों में से था जिसे ये फैमिली जानती थी। ब्लास्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये किया किसने, लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि किलर ने सिर्फ एक मर्डर नहीं प्लान किया था, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने का भी प्लान बनाया था। पटनागढ़ की पुलिस के पास शुरू के दिनों में कुछ भी सॉलिड नहीं था, ना कोई आई विटनेस, ना कोई क्लियर मोटिव, ना कोई ऐसा इंसान जिसे सीधा सस्पेक्ट किया जा सके। क्राइम इतना अनयूजुअल था कि इन्वेस्टिगेटर्स को समझने में ही टाइम लग गया कि ये कोई नॉर्मल रिवेंज या इम्पल्सिव एक्ट नहीं बल्कि एक हाईली कैलकुलेटेड प्री प्लान्ड साइकोलॉजिकल क्राइम है। नेचुरली इन्वेस्टिगेशन ने सबसे पहले पर्सनल एंगल्स एक्सप्लोर किए, हर उस पॉसिबिलिटी को चेक किया गया जो एक नई शादी के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। लव ट्रायंगल, रिजेक्टेड रिलेशनशिप, फैमिली राइवलरी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। रीमा के पास तक को वेरीफाई किया गया, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, उसके सोशल सर्कल, क्योंकि इस टाइप के क्राइम्स में अक्सर इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। कुछ वक्त के लिए पुलिस को भी लगा शायद ये एक मिसगाइडेड लव रिवेंज हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीप होती गई एक एक करके ये सारी थ्योरीज कोलैप्स होने लगी।
कोई भी लीड इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि उस पे केस बिल्ड किया जा सके। फिर पता चला कि रीमा का एक बॉयफ्रेंड था जो कि शादी से पहले ही सौम्य को धमकियां दे रहा था और उसने 8 महीने पहले सौम्य को कॉल करके धमकी भी दी थी। और पुलिस ने उससे जब पूछताछ की तो पता चला कि वो भी उसके पीछे नहीं है और यहीं पर किलर का प्लान काम कर रहा था। पुलिस को कंफ्यूज करना, उन्हें गलत रास्तों पर भटकाना। फिर एक दिन इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा एलिमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। एक एनोनिमस टाइप लेटर। ये कोई हैंड रिटन नोट नहीं था जिसमें इमोशंस रॉ होते हैं। ये एक केयरफुली ड्राफ्टेड कंप्यूटर टाइप लेटर था। लैंग्वेज क्लीन थी, स्ट्रक्चर्ड थी और उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे कोई पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। इस लेटर में लिखा गया था कि ये ब्लास्ट किसी बिट्रेयल और फाइनेंशियल डिस्प्यूट का रिजल्ट है और इसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सबल तरीके से ये भी हिंट दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन को लव एंगल की तरफ देखना चाहिए। सरफेस पर देखा जाए तो ये लेटर एक टिप लगता था, लेकिन रियलिटी में ये एक डेलिबरेट मिस डायरेक्शन स्ट्रेटजी थी। किलर चाहता था कि पुलिस अपना फोकस गलत जगह लगाए और वो खुद बैकग्राउंड में इनविजिबल बना रहे। पुलिस ने इनिशियली इस लेटर को एक एनोनिमस इनपुट की तरह ट्रीट किया, लेकिन जब इसको डिटेल में एनालाइज किया गया कुछ अनयूजुअल चीज़ें सामने आई। इसकी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं थी, ये ओवरली फॉर्मल था। ऑलमोस्ट एकेडमिक वर्ड्स का सिलेक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और टोन, ये सब कुछ एक एजुकेटेड माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। लेटर में कुछ फ्रेजेस ऐसे यूज़ हुए थे जो आम आदमी यूज़ नहीं करता, एक तरह का स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ इन्वेस्टिगेटर्स को पहली बार फील हुआ ये कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जो एजुकेटेड और शायद सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अभी भी नाम किसी के पास नहीं था। फिर आता है इन्वेस्टिगेशन का मोस्ट क्रूशियल टर्निंग पॉइंट, जब ये लेटर सौम्या शेखर साहू की मां को दिखाया जाता है, जो खुद एक एक्सपीरियंस कॉलेज प्रिंसिपल थी। उन्होंने इसे सिर्फ एक विक्टिम के रूप में नहीं बल्कि एक एकेडमिक माइंड के रूप में पढ़ा। पुलिस सौम्या की वहाँ से पहले क्वेश्चंस कर रही थी कि क्या ये कोई प्रॉपर्टी का मुद्दा तो नहीं है, प्रॉपर्टी की वजह से तो ये सारी चीज़ें तो नहीं है, आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है। लेकिन सौम्या के घर वाले बार बार इसको डिक्लाइन कर रहे थे। पुलिस बार बार सौम्या की फैमिली को प्रॉपर्टी से लेके क्वेश्चंस कर रही थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस बार बार ये क्यों पूछ रही है जब उन्होंने बोल दिया है कि उनको प्रॉपर्टी से लेकर किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। तो हार के सौम्या की माँ ने पुलिस से पूछ ही लिया कि आप बार बार हमें प्रॉपर्टी के लिए क्यों पूछ रहे हैं, जब हमने आपको बोल दिया है कि ऐसा हमें किसी पे शक भी नहीं है और ना ही उनकी कोई ऐसी दुश्मनी है। देन पुलिस ने उनको बताया कि उनको एक लेटर मिला है जिसमें ये चीज़ मेंशन की है। देन सौम्या की माँ ने पुलिस को फोर्स किया और बोला कि उनको वो लेटर दिखाया जाए। जब ये लेटर सौम्या शेखर साहू की माँ को दिखाया गया, जो खुद एक एक्सपीरियंस्ड कॉलेज प्रिंसिपल थी, उन्होंने इसे सिर्फ एक विक्टिम का रूप में नहीं बल्कि एक एकेडमिक माइंड के रूप में पढ़ा। उन्होंने उस लेटर को ध्यान से ऑब्जर्व किया, उसकी लैंग्वेज, उसका टोन, उसका स्ट्रक्चर, और फिर उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। ये हैंड राइटिंग नहीं थी, लेकिन राइटिंग स्टाइल पहचानी जा सकती थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स से कहा कि लेटर में जो तरीका यूज़ हुआ है, जो स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मल और ऑलमोस्ट एकेडमिक रिपोर्टिंग जैसा टोन है, वो किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। ये किसी ऐसे इंसान का है जो टीचिंग बैकग्राउंड से है, जो लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कोई लेक्चर्स देता हो या रिपोर्ट्स लिखता हो। और फिर उन्होंने एक नाम लिया, पुंजीलाल महर। ये नाम इन्वेस्टिगेशंस के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। पुंजीलाल महर कोई आउटसाइडर नहीं, वो उसी एकेडमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा था जहाँ सौम्या की माँ काम करती थी। वो एक लेक्चरर थे और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो पहले उसी कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके थे। यहाँ से एक पुरानी कहानी सामने आती है जो धीरे धीरे पॉइजन बन चुकी थी। एक वक्त था जब पुंजीलाल के पास पावर थी, अथॉरिटी थी, रिस्पेक्ट थी। प्रिंसिपल की कुर्सी सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती, वो ईगो, आइडेंटिटी और कंट्रोल का सिंबल होती है। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बाद वो पोजीशन उसे चली गई और उसकी जगह सौम्या की माँ को दे दी गई, तो उसने इसे सिर्फ एक प्रोफेशनल चेंज नहीं माना, उसने इसे पर्सनल इंसल्ट माना।
बाहर से वो नॉर्मल बिहेव करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बार-बार इनडायरेक्टली उन्हें चैलेंज करता था। कभी डिसीजंस पर सवाल उठाता था, कभी अथॉरिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश करता था। ये ओपन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि एक साइलेंट राइवलरी थी जो धीरे-धीरे ऑब्सेशन बन गई। और यहीं से एक डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज। पुलिस ने जब इस एंगल पर काम शुरू किया तो सब कुछ धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा। लेटर की लैंग्वेज मैच कर रही थी, उसका बैकग्राउंड मैच कर रहा था, और फिर टेक्निकल एविडेंस ने भी उस डायरेक्शन को सपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जिस टाइप का पेपर, एनवलप और प्रिंटिंग स्टाइल लेटर में यूज़ हुआ था, वैसे ही मटेरियल उसके पास से रिकवर हुए। और सबसे क्रिटिकल डिस्कवरी उसके डिजिटल डिवाइसेस से उस लेटर का ड्राफ्ट मिलना ने केस को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया। जो लेटर उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए भेजा था, वही उसके सबसे बड़ी गलती बन गई। इंटेरोगेशन के दौरान उसकी पूरी प्लानिंग सामने आई। उसने मंथ्स तक रिसर्च की, बॉम्ब मेकिंग टेक्निक सीखी और ऐसे डिवाइस बनाया जो एक सिंपल गिफ्ट बॉक्स के अंदर परफेक्टली फिट हो सके। उसका टारगेट डायरेक्ट सौम्य नहीं था, बल्कि उसकी माँ थी। वो चाहता था कि एक ही मोमेंट में पूरी फैमिली खत्म हो जाए। एक सिंबॉलिक रिवेंज, एक मैसेज। और आपको बता दूं कि वो जब सौम्य की शादी थी तो वो खुद उस शादी को अटेंड करने गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कितनी बड़ी खुशी जो है वो तहस नहस करने वाला है। लेकिन उस दिन टाइमिंग ने सब कुछ चेंज कर दिया। माँ घर पर नहीं थी, फादर और बहन भी बाहर थे, और इसी वजह से वो बच गए। और यहाँ से एक चिलिंग रियलाइजेशन आता है, कभी कभी किलर की सबसे बड़ी प्लानिंग भी किस्मत का एक छोटा सा ट्विस्ट के सामने फेल हो जाती है। आखिरकार पुलिस ने पुंजीलाल महर को अरेस्ट कर लिया। और जब आप इस पूरी कहानी को देखते हो तो सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है कि उसने बॉम्ब बनाया, बल्कि ये है कि उसने सोच समझकर एक गिफ्ट को वेपन बनाया और एक माँ को टारगेट करते हुए उसकी बेटे की जिंदगी ले ली। अगर वो लेटर नहीं होता और अगर एक माँ उसकी लैंग्वेज को नहीं पहचान पाती, तो शायद आज भी ये कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती। एंड में बस एक ही बात रह जाती है, कभी कभी जिंदगी एक नॉर्मल दिन से शुरू होती है और एक छोटे से डिसीजन जैसे एक गिफ्ट खोलना सब कुछ हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है। ईगो और जेलसी सिर्फ इमोशंस नहीं होते, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये किसी की जान भी ले सकते हैं।